नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। लगातार चर्चाओं का सिलसिला बना हुआ है। सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले वो सभी मोर्चे जो आवाज उठा रहे हैं, उनमें सभी आवाज जो उठा रहे हैं वो सभी हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। और आज इसी चर्चा के दौरान हमारे साथ मौजूद है अनिल सिंह जी, जो कि जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और साथ ही साथ एक वकील हैं। आज हम इनसे चर्चा का दौर बनाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज 15 में। जी धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, लगातार जो है सहारा इंडिया के खिलाफ अलग अलग मोर्चे आवाज उठा रहे हैं, तो आप जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ ही आवाज क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि आवाज उठाने वाले तो तमाम ऐसे मोर्चे बन चुके हैं जो आवाज उठा रहे हैं, तो आपने केवल इसी मोर्चे को क्यों चुना? जी, बहुत सवाल सही है। आपने जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सबसे पहले तो इस मैं आपकी मीडिया द न्यूज 15 को मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं जी कि आपने आपने भारत के पीड़ित, शोषित और ठगे गए और गरीब निवेशकों की आवाज आपने उठाई है। जी मैंने इस आंदोलन को और इस संगठन को इसलिए मैंने कबूला कि ये संगठन एक गैर राजनीतिक पार्टी है। जी जो गैर राजनीतिक पार्टी है वो पक्षपात नहीं करती है जी और करनी भी नहीं चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि ये एक संगठन है जो ऑल इंडिया लेवल पे स्टार्ट हो रही है और ये यूपी के बस्ती से ये शुरुआत हुई थी। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी आज 1 साल पहले, जी क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ और सहारा में हमने भी अपनी जिंदगी का कुछ गाढ़ी कमाई अपना घर का बचा रखा था। जी हमारे माता पिता ने भी जो कमाया, जो हमको दे करके गए, पिताजी तो आज स्वर्गवासी हैं, नहीं है, 3-4 जी साल से ऊपर हो गया। उन्होंने भी जो दिया था वो भी हमने सहारा में लगाया। हमारी पत्नी प्राइवेट स्कूल में टीचर है, उसने भी 2 पैसे बचाए थे भविष्य के लिए, वो भी हमने लगाया। तो जी एक ये मेरी पीड़ा नहीं है, सिर्फ मैं इस धरती पे अकेला नहीं हूँ। जी भारत से कुछ लोग जो बाहर हैं देश विदेश में, उन्होंने भी सहारा में पैसा लगाया और भारत के निवेशक भी लगाए। जी तो हम तो चूंकि हम खुद भी पीड़ित हैं, इसलिए हम क्या कर रहे थे कि पिछले 6-7 साल से निस्वार्थ भाव से हम सहारा के तमाम पीड़ितों का केस मुकदमा देख रहे थे और फ्री में सलाह दे रहे थे। और ऐसे ही हमारे एक और हैं, हमारे जो मित्र जो अभी पिछले 3-4 महीनों से जुड़े हैं, वो पश्चिम बंगाल के बहुत अच्छे एक एडवोकेट हैं, अमन श्रीवास्तव। जी नवयुवक हैं, युवा है। मैं तो थोड़ा वृद्ध हो चला, हमारी शक्ल से ही दिखता होगा कि अब हम बूढ़े हो चले। लेकिन खैर, कहते हैं कि जब तक हमारे शरीर में सांस है और युवा और ये बुढ़ापा, ये सब शब्द निकाल देनी चाहिए। हमको अपने धर्म के राह पे, न्याय के राह पे और पीड़ितों के संघर्ष के लिए डटे रहना है। जी मुझे लगा कि ये एक ऐसा संगठन है जो शुरुआत तो यूपी से हुई है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास कर रही है। तो हम लोग भी पटना में करीब करीब 2016-17 से जेपी दुबे जी और हमारे संतोष अग्रवाल जी, कई ऐसे साथी थे जो इन्वेस्टर रहे और उन्होंने सहारा में एजेंट का काम किया। तो ये सब हमारे संपर्क में थे, तो हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे। तो हम लोगों ने हम क्या करते थे, जैसे आप न्यूज 15 है, एक रेटिंग इंडिया है, न्यूज दुनिया है, सहायता एजुकेशन है, मीडिया को हम बड़े बड़े मीडिया को हम बहुत रोज मैसेज भेजते थे। जैसे जी न्यूज वाले हैं, आज तक वाले हैं, उनके मैसेंजर में जब उनको सहारा का कोई मैसेज भेजते थे तो वो जानते हैं क्या बोलते थे? ब्लॉक कर दूं क्या? यही क्वेश्चन था। जी जैसे लग रहा है मैं कोई अपराधी हूँ, हमको कसार की भांति वो गले में फांसी दे देंगे। भाई, हमने कहा सॉरी सर। उसके बाद मैंने 1-2 बार के बाद प्रयास ही नहीं किया। लेकिन अब जब हमारा आप लोगों ने जब हम लोगों की पीड़ितों की जब आवाज सुननी शुरू कर दी। अब पहले तो मैं क्या करता था बता दूं, आप जितने भी मीडिया वाले हैं, चाहे किसी भी तरह का आप लोग जब मीडिया में आवाज उठाते थे, तो वो छोटी मीडिया, बड़ी मीडिया, सबको हम फुर्सत में व्हाट्सएप में तो नहीं, लेकिन क्या है, फेसबुक जो लाइव चल रहा होता था, यूट्यूब में लाइव चल रहा होता था, उसमें हम जाते थे, उसमें चैटिंग करते थे, मैसेज डालते थे। फिर धीरे धीरे कुछ मीडिया में हमने संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप सहारा के मुद्दे उठा सकते हैं। तो आपने बहुत मदद किया। भारत कहते हैं 4 स्तंभ पे टिकी होती है, जी उसमें एक मीडिया है, एक मीडिया है, जी और उसके बाद एक न्याय तंत्र है। तो आप प्रशासनिक स्तंभ को तो भूल जाइए, मैं नाम लेते हुए भी नहीं लेना चाहता हूँ, जी क्योंकि कोर्ट में न्याय मिल नहीं रहा है, पुलिस वाले किसी का सुन नहीं रहे हैं। आए दिन किसी न किसी को लाठी डंडे मारते हैं। अभी पटना में कुछ अभ्यर्थियों को उसने तिरंगे के साथ बहुत पीटा, तिरंगे पर भी किसी एडीएम ने डंडा मारा, इसको दुनिया जान रही है। खैर, इन चीजों को छोड़िए। मुझे लगा कि मैं जब इस पीड़ितों की आवाज मैं नहीं सुनूंगा और हम जैसे वकील और
नहीं उठाएंगे और आप मीडिया नहीं उठाएंगे तो इन पीड़ितों के साथ कौन खड़ा होगा। और मुझे ये अच्छा लगा कि ये भी एक संगठन है जो पीड़ितों की आवाज उठा रही है, इसलिए हम आप मीडिया वालों के शरण में आ गए और इस संगठन को हमने ज्वाइन कर लिया। जी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस एक्सप्लोसिव सवाल को उठाया है। मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। मैं पूछता हूँ किस बात का विकास? विकास अगर हुआ है तो नेता मंत्री का हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स का हुआ है, मिनिस्टर का हुआ है। जी और अगर एक विकास हुआ है तो वो दूसरा विकास हुआ है कि आजाद भारत में 1947 से आज के डेट में, इस घड़ी में 2022 के आज के डेट में जितने जो घपलेबाज जो नेता मंत्री हैं, विकास उनका हुआ है। ऐसे पुलिस अधिकारी, ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट जिन्होंने घपला करके पैसा कमाया, विकास उनका हुआ है। जी और 1947 से आज के डेट तक मैडम, मैं ये कहता हूँ आपको साक्षी मान करके, हाजिर नाजिर मान के, जैसे वो लोग बोलते हैं मैं संविधान की शपथ खाता हूँ या तो गीता की शपथ खाता हूँ कुरान के, वैसे मैं बोल रहा हूँ। किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। आवाज उठाया तो मीडिया ने उठाया, और कभी कभी मीडिया आवाज उठाती है तो पुलिस वाले उसको डंडा मार के भगा देते हैं, उसके कैमरे तोड़ देते हैं, मीडिया वालों को पीटते हैं। यही काम सुब्रत राय कर रहा है पिछले 4-5 साल से, मैं देख रहा हूँ। जिस छोटी बड़ी मीडिया ने भी आवाज उठाया, सुब्रत राय ने उसको कुचलने का काम किया, दबाने का काम किया, उस पर तरह तरह के प्रोपगंडा फैलाने के गंदे और भद्दे और झूठे आरोप लगाए और उसके साथ कानूनी कार्रवाई की। आप जैसी मीडिया जो आज तक बिना डरे बिना झुके, जो है दर्जन भर मीडिया खड़े हैं, मैं इनको कहता हूं ईश्वर, अल्लाह, भगवान या हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस के बाद मैं कहता हूं यही मीडिया मेरे लिए खुदा है, यही भगवान है, जी यही हमारा गुरु, जी जी यही हमारे ज्ञान दान वाले लोग हैं जो हमको साथ दे रहे हैं। जी, अब आप क्वेश्चन कुछ पूछें। सर, आप पेशे से वकील हैं और सहारा इंडिया के खिलाफ जो निवेशक अपनी आवाज उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आप वो है पैसों के लेकर कि इनका पैसा जो है सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। आप स्वयं उसके भुगतान कर चुके हैं कि किस तरीके से आपका पैसा उसमें फंसा हुआ है। एक वकील होने के नाते आपने इतनी समझ नहीं दिखाई, या फिर कह सकते हैं कि आप किस तरीके से सहारा इंडिया के जाल में फंस गए कि ऐसी कौन सा मंत्र उन्होंने डाला कि आपने अपना पैसा उसमें लगाया और वो नहीं मिला, क्योंकि ये लड़ाई है तो ये एकदम से तो नहीं लड़ी गई है, एकदम से तो नहीं उठी है ये मुद्दा। मुद्दा पुराना है, निवेशकों का पैसा काफी बरसों से फंसा हुआ है, लेकिन आवाज जो है वो उठाई जा रही है और अब जो है वो बुलंद हो रही है। तो निवेशकों का पैसा, मेरा सवाल आपसे ये है कि निवेशकों का जो पैसा है वो एकदम से तो नहीं फंस गया, तो ऐसा क्या किया जो इतने सारे निवेशक इतना करोड़ों रुपया सहारा इंडिया में लगा बैठे? आपका सवाल बहुत अच्छा है और कई सवाल है, मैं उसमें से बारी बारी से मैं जवाब देता हूँ। जी पहला पहला सवाल था कि आप एक वकील होते हुए कैसे इस चक्कर में फंस गए। जी एक मैं नहीं, इस भारत में कई वकील, और मैं कहता हूँ हाई कोर्ट में बहुत से वर्किंग जज भी इस चक्कर में फंसे हुए हैं। जी अब वो फंसे कैसे, सो मैं बताता हूँ। हमारे भारत का जो कानून है वो बड़ा पेचीदा है। वो जैसे मछली जाल में फंसती है ना, इस टाइप का वो जाल है, कानूनी जाल। जी इस इस कानून का सहारा लेकर के भारत सरकार के विभिन्न सरकारी और सेंट्रल मंत्रालयों में सुब्रत राय ने कंपनी की स्थापना की। सुब्रत राय पहले क्या करते थे, पॉलिसी होल्डर का सही तरीके से, कानूनी तरीके से उनका पेमेंट भी लेते थे, उनका पेमेंट जमा करते थे, और टाइम पे लोगों को मैच्योरिटी पेमेंट भी देते थे। इसी लोभ लालच में हम भी फंस गए, सभी लोग फंस गए, हम भी फंस गए। और रही बात, जब जब हमको लगा, जब 2012-14 में जब सहारा और सेबी का जब मैटर जब आया, तो हमको लगा कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग वे। तो हम ब्रांच मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, जोनल मैनेजर से बात करते, बोलते हैं कुछ नहीं यार, सहारा सेबी का है, आप लोगों का ये जो पॉलिसी है ना हाउसिंग रियल एस्टेट का, इसमें क्यू शॉप में बदल दीजिए। हम क्या किए, क्यू शॉप में बदल दिया। हम कहा चलो, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, क्यू शॉप भी अच्छी पॉलिसी है। जब भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब अप्रूवल कर रही है, तब तो किसी राज्य में और केंद्र के किसी भी केंद्र शासित जिले में या किसी भी जगह पूरे भारत में ये कंपनी काम कर रही है और पैसे का लेन देन का काम कर रही है, एक पैरा बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंपनी के थ्रू। हम इस मुगालते में रह गए, इस गलतफहमी में रह गए, और मेरी नींद कब टूटी, जब हमने पैसे मांगने की गलती की। मैं कह रहा हूँ, कोशिश, पैसे की मांग करना कोई गलती नहीं थी, मगर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती कर गया हूँ। क्यों? जब मैं ब्रांच में गया तो ब्रांच मैनेजर कहते हैं क्यों यार सर दर्द कर रहे हो, सहारा सेबी का मैटर चल रहा है। मैंने कहा एक वकील को तो आप बिल्कुल मत समझाना, सहारा सेबी का मैटर 2012 में कहानी खत्म हो गया। सुब्रत राय पेरोल पे छूटे हैं। पेरोल पे सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए छोड़ा था कि आप हाउसिंग और रियल एस्टेट के पॉलिसी होल्डरों को पेमेंट दीजिए,
वो दे नहीं रहे थे, इसलिए सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो भारत सरकार की एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो इन चीजों को देखती है। तो जी उसको तो उसको जो है सो कि भैया कह दिया गया कि हाउसिंग और रियल एस्टेट वाले को जो है सो कि सब मैटर को सेबी को हैंड ओवर कर दिया गया कि आप इनको पैसे दीजिए, आप पैसे दे नहीं रहे हैं, क्यों शॉप में लोगों का कन्वर्ट करवा दिया। हमने भी इन चीजों की जानकारी सेबी को दी, सुप्रीम कोर्ट को दी, लेकिन तब तक खुदा न खास्ते हमारे घर परिवार या हम इस गलतफहमी में आ गए, उनके झांसे में आ गए कि क्यों शॉप में बदल दीजिए सर, अभी तो कोई जरूरत है नहीं। अरे आप लोग ठहरे वकील, कुछ लोग प्रशासन में है, और कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं आप लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जब कोई दिक्कत नहीं है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। हम कहा कि ठीक है, कुछ कर देते हैं। हमने क्यू शॉप के पैसे को, हाउसिंग वाले पैसे को क्यू शॉप में बदला, क्यू शॉप को हमने सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदला, एक मैं नहीं कई लोगों ने बदला। जब उसकी जब पॉलिसी की अवधि जब पूरी हो गई, मांगने गए तो बोलते ये तो मिलेगा ही नहीं, इसको रीइन्वेस्ट करो। हमने कहा कि सर हमको बहुत जरूरत है, हमारे बच्चों की पढ़ाई की जरूरत है, हमारे पिता बीमार हैं, माता बीमार है, उनको इलाज कराना है, पैसा नहीं दिए। उसके बाद हमारी उनकी गर्मा गर्म बहस हो गई, नोक झोंक हो गई। उसके बाद मुझे लगा कि मेरी मत मारी गई थी कि हम भारत सरकार के बनाए गए कानून वाले ये जो मकड़ जाल है, जो ये मकड़े की तरह जो ये कुकुर मुक्त चिट फंड कंपनी है सहारा इंडिया जैसी, जी इसके चक्कर में हम फंस गए। उसके बाद से मैं 2016-17 से मैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू धीरे 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 लोगों से जुड़ने लगा, और जी लोगों की न्याय के लिए मैंने गुहार लगानी शुरू कर दी। और विगत देखिए पटना हाई कोर्ट से भी मैंने यही सपोर्ट किया। एक केस था जिसके बाद में कि आपको उस केस के सपोर्ट में सुब्रत राय को अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया था। इस मैटर को आप जानते हैं जी, आगे कोई सवाल हो तो पूछें। जी जी। सर, आपके साथ ऐसे कौन से और बुद्धिजीवी लोग हैं जो सहारा इंडिया में फंस चुके हैं, उनके जाल में आ चुके हैं और अपना पैसा सहारा इंडिया में लगा बैठे हैं? राइट क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन। जी देखिए, हमने जब जन आंदोलन को जब निस्वार्थ भाव से जनता के हित के लिए, जो इन्वेस्टर है, जो जनता है भारत के, अब वो कोई भी हो, किसी भी धर्म समुदाय, किसी भी मजहब से हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जी हमारा पेशा है, हमारा पेशा है कि जो कानूनी जिसको मदद दे सकते हैं, जिसकी हक की आवाज के लिए हम उठा सकते हैं, उठाएंगे हम। जी अब चाहे सहारा इंडिया हमको एक बार नहीं 100 बार हम पे किसी भी तरह का हथकंडा आजमा ले, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। और जब मैं गया लखनऊ में 28/5 को जी वहां आंदोलन करने के लिए, तो मुझे जेपी दुबे, संतोष अग्रवाल और ऐसे कई भी जो ऑल इंडिया जन आंदोलन के जो संघर्ष के जो बड़े बड़े जो पार्टी के जो अध्यक्ष थे, सचिव थे, कोषाध्यक्ष, महासचिव थे, हम लोग एक चार बाग है लखनऊ में मेट्रो, उसके पास एक शर्मा जी के होटल में हम लोग आराम कर रहे थे और ग्रुप की मीटिंग कर रहे थे। 10 सवा 10 बजे हमको पुलिस ने उठा लिया। उठा करके वो लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर जो पुलिस की जो बैरक है उसमें हम लोगों को उठा करके उन्होंने बैरक में बड़े प्यार से रखा, और सुरक्षा तो ऐसे कि जैसे लग रहा है प्रधानमंत्री से भी वीआईपी है। मैंने ऐसा सुरक्षा किया कि आदमी भाग नहीं सके। तो जी हमने पुलिस वालों को पूछा कि सर अरेस्टिंग क्या, कोई आपने अरेस्टिंग वारंट है क्या? तो नहीं। तो आपको कस्टडी में लिया जाता है, आप लोग लखनऊ आ गए, यहाँ 44 लगा हुआ है। हमने कहा कि सर पुलिस वाले एक बात बताइए, सहारा इंडिया पे 44 नहीं लगा कि तुम पैसा ना लो, और हम जब आवाज अपनी बुलंद करने आ गए तो 44 लगाए। हम कहा कि इसका मतलब कि पुलिस वाले आप बिक गए हो। तो कहता है वकील साहब जवान संभाल के बोलिए। हम कहा कि बिके नहीं हो तो फिर अरेस्ट वारंट दिखाइए ना। अरेस्ट वारंट उन्होंने नहीं दिखाया। उसके बाद मेरी उनसे बहुत ठंडी गर्म बहुत बहस हुई। जी 10:30 बजे रात के 2:30 पौने 3 बजे रात तक लखनऊ के बैरक में हमसे और हमारे कई साथियों से पूछताछ होती रही। जी तो पूछताछ में जब सहारा इंडिया के विरुद्ध में जब पुलिस वालों को जब ये सबूत मिल गया कि ये सभी लोग पीड़ित हैं, सिर्फ आंदोलन के ये लोग करता धरता ही नहीं है, आंदोलन के ये लोग सिर्फ प्रवक्ता और लीगल सेल के वकील ही नहीं है, ये खुद भी पीड़ित हैं, तो धीरे धीरे पुलिस वाले भी टूटने लगे। और पुलिस के कई अधिकारी, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताना ठीक नहीं है, जी जी बड़े बड़े ऑफिसर, उसमें सिपाही भी थे, उसमें जो है सो कि हवलदार भी थे, 2 स्टार और 3 स्टार और 1 स्टार लगाने वाले पुलिस ऑफिसर भी थे। अब जी इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। इवन पटना में कुछ दिनों पहले एक डीएसपी थे जो इस केस के अनुसंधान में लगे हुए थे। मैं वहां गया था अपने इन्वेस्टरों के सपोर्ट में, केस डायरी और प्रोग्रेसिव रिपोर्ट के मैटर में बात किया, तो उन्होंने भी कहा कि सर मेरा भी पैसा फंसा है, ये पुलिस अधिकारी का भी पैसा फंसा हुआ है, आप समझ लीजिए। मैं जी कहता हूँ वकील का तो फंसा सो फंसा, पुलिस का भी फंसा, जज का भी फंसा। लेकिन क्या है, पुलिस वालों को जब मैंने कहा कि सर एफआईआर क्यों नहीं करते हैं, तो कहते हैं अरे यार सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, कहीं कोई लफड़ा हो गया हमारी नौकरी चली जाएगी। तो अब हम तो ठहरे वकील, हम तो सरकारी वकील है नहीं, हमारी तो नौकरी जाने से रही। हम जब
आ गए मैदान में तो आ गए, हम तो आवाज उठाएंगे और हम उठा रहे हैं आवाज। जी और रही बात मैडम, देखिए आपका पहला सवाल छूट गया जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। आपका बहुत अच्छा सवाल था। जी आप पढ़े लिखे होकर के फंस गए, हम तो फंस गए, इसका जवाब दे दिए। लेकिन एक बात बताइए मैडम, वो गरीब जनता जो सड़क पे पानी पूरी का, बटाटा पूरी का, पाव भाजी का दुकान करती है ठेला पे, जाड़ा गर्मी बरसात में, वो लोकल रंगदार के भी चंदा देते हैं, उनसे भी गाली गलौज डंडा खाते हैं, मेरे दुकान के सामने में क्या ठेला लगा दिया। और ये प्रॉब्लम है, लोकल वाले जो गुंडे होते हैं उनसे फ्री में खा लेते हैं एक गरीब का, और 10-20 रुपये भी नहीं देते हैं मैडम, ये मेरी आंखों देखी हुई है, ऐसे कई कई हम अदालत में लड़ चुके हैं, और वो भी फ्री जी में, वो भी बता दें। ऐसे लोग का भी पैसा सहारा में था। वो भारत के गरीब हमारे जो पुरुष हैं और नारी हैं, जो दाई नौकर का काम करते हैं, जूठा मर्दन मैचते हैं, उन्होंने भी 100-250 रुपया सहारा में जमा किया था। किसी को पैसा कंपनी दे नहीं रही है। और आज इतनी बुरी हालत है, हमारी केंद्र की सरकार, ये जो जुमलेवादी सरकार है, हमारी बीजेपी की सरकार, और हमारे बिहार स्टेट में भी है जिसको कहते हैं सुशासन बाबू नीतीश सरकार, जो कल तक गले मिल रहे थे बीजेपी से, अब शायद किसी पावर पोस्ट सत्ता का कोई अगला उनका नशा होगा जो पूरा नहीं हुआ है, तो अब आरजेडी के साथ मिले हैं। सभी लोग खाली कुर्सी बनाने और कुर्सी बचाने में और मंत्री के पोस्ट के पीछे में। हम जी लोगों को कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। जी अब जनता निराश है, और कई लोग सुसाइड कर रहे हैं पिछले कई सालों से। अब ये सुसाइड का रेशियो बढ़ता जा रहा है। बताइए, जी थाना केस नहीं ले रहा है, बड़े बड़े वकील कहते हैं बिना फीस के लड़ेंगे नहीं तुम्हारा केस। जी राजनीतिक पार्टी मदद नहीं कर रही है। कुछ मीडिया तो उठाए, तो वो तो भगवान के बाद मीडिया वाले हैं जो इस बात को उठा रहे हैं कि भाई गरीब आदमी रो रहा है, पैसे के अभाव में वो वकील की फीस नहीं दे पा रहा है। बताइए कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये किस तरह का मोदी जो है सो कि विकास कर रहे हैं, और पूरे भारत में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, ये किस तरह का सुशासन चला रही है, किस तरह का विकास मॉडल है। जी आज मीडिया नहीं होती, आज मीडिया नहीं होती तो शायद भारत का लोकतंत्र समाप्त हो चुका होता, न्याय ध्वस्त हो चुका होता। जी सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला सवाल यही होने वाला है आपके मोर्चे को लेकर कि जी आपके मोर्चे के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। उसका क्या जी, आप भी परिणाम, आए थे क्या वहाँ जी। निष्कर्ष देखने के लिए मिला आपको? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है, और ये सही सवाल है। देखिए, धरना प्रदर्शन तो साल भर से हो रहा है। जी सबसे लास्ट धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ, जिसको भारत की तमाम मीडिया ने देखा। जी और भारत के उस जंतर मंतर के प्लेटफॉर्म से सिर्फ मीडिया ने नहीं देखा, देश की पुलिस व्यवस्था, दिल्ली पुलिस ने देखा। वहाँ जो जितने भी पुलिस पदाधिकारी अलग अलग यूनिट से आए हुए थे, उन्होंने भी देखा। जी और जो जो रॉ वाले जो एजेंसी होते हैं, खुफिया विभाग होते हैं, आईबी यानी कि वो खुफिया विभाग के वो भी एक हैं, सीआईडी ब्रांच वाले हैं, सबने देखा। जी लेकिन सबने देखा, लेकिन हमने क्या किया, जिसने देखा पूछा हम लोगों से, तो लोगों को यही समझ में आया कि देखिए मीडिया उठा रही है, पुलिस वाले इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस वालों के थ्रू आईबी जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, भारत की जो खुफिया एजेंसी है, जो रॉ के अंदर काम करती है, सीआईडी जी ब्रांच वाले कुछ भी आए थे हमसे, कुछ वर्दी में और कुछ सिविल में पूछे हमसे, तो इनको भी तो कम से कम मालूम हुआ कि सहारा इंडिया के अंदर क्या घपला हो रहा है। सहारा इंडिया के कंपनी जो सुब्रत राय की, जो इसके जो सर्वे सर्वा है, चेयरमैन है, सब कुछ वही है, और इनके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग हैं, जो भारत के एक एक गरीब, एक एक लोगों का, निवेशकों का पैसा चूस करके बैठे हुए देना नहीं चाह रहे हैं। तो वो उनको अब समझ में आ जाएगा जब खुफिया विभाग अलर्ट हो जाएगी और इनके विरुद्ध काम करेगी। हमने जी क्या किया सो सुनिए। 6 तारीख को, 7 तारीख को हमारे कुछ साथी चाहे कि हम जंतर मंतर से निकल करके रामलीला मैदान की ओर जाएंगे, तो पुलिस वालों ने रोका। जी हमारे एडवोकेट थे, मित्र साथी अमन जी को गिरफ्तार किया गया। हमारे क्रांतिकारी जन आंदोलन के जो अध्यक्ष हैं अभयदेव शुक्ला जी को गिरफ्तार किया, और कई साथियों को पकड़ा गया। बहुत मीडिया ने उसको देखा और कवर किया। लेकिन घंटे 2 घंटे, आधे घंटे की डिस्कशन में जब पुलिस ने इसको समझा, तो हम लोगों को पहले समझाया कि ठीक है, ऐसा करते हैं, आप रैली वैली मत कीजिए, यहाँ से निकल करके बाहर मत कीजिए, परमिशन नहीं है, वरना हम आपकी रैली को जंतर मंतर तक ही सीमित कर देंगे, या फिर हमको कठोर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि तो आप क्या करिएगा, जनरल डायर की तरह गोली मार दीजिए, जंतर मंतर से हमारी लाश जाएगी, मीडिया हम लोगों का जनाजा उठते देखेगी, कोई बात नहीं। हमारी पुश्तें जो है याद रखेगी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे बीवी बच्चे देखेंगे ना कि ये हमारे घर के परिवार थे, भाई बंधु थे, पिता थे, पति थे, लोग देखेंगे ना, जो रिश्तेदार हैं, कि ये जंतर मंतर पे पैसा मांगने के लिए गए थे, लेकिन सरकार ने इन लोगों को जनरल डायर की तरह गोली से भूंज दिया, और वो भी स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे भूंजा है। हमने इन बातों को रखा। तो पुलिस वालों ने कहा कि सर ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप मेरी गाड़ी में चलिए, हम राष्ट्रपति के पास ले चलते हैं। तो हमारे कुछ साथी गए, और जंतर मंतर का हमारा रैली 2 शर्तों में कामयाब हुआ। एक तो कि
राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया। जी हम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तरफ से राष्ट्रपति महोदय को दे दी गई, रिसीव कर लिए। वो भी 6 या 7 तारीख को दी गई थी, लेकिन आज तक कुछ राष्ट्रपति महोदय ने इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या इन विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा कुछ एड्रेस नहीं किया गया इस मुद्दे पे। हो सकता है राष्ट्रपति महोदय इस पे ध्यान दे रहे, उनके पास काम काफी लंबा होता है। जी सर, लेकिन मेरा मैं भी एक बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया तो हम लोगों को देख रही थी, हमारी बातें उठा रही थी। ये पूरे भारत नहीं बल्कि देश विदेश पूरी धरती देखेगी कि किस मीडिया वालों ने गरीबों के लिए काम किया, उनके लिए अब जाड़ा गर्मी धूप बरसात में भी पुलिस वालों से डांट फटकार खाते हुए भी कि भैया कवर मत करो, काहे यहाँ पहुंच गए हो, काम किया। एक राजनीतिक पार्टी मात्र आए। मैंने कई राजनीतिक पार्टियों को बुलाया था, बीजेपी वालों को बुलाया था, केजरीवाल की आप पार्टी को बुलाया था, बिहार से आरजेडी के जो हमारे जो युवा नेता हैं, नौजवान तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, इनको भी मेमोरेंडम दिया गया था, लेकिन कोई नहीं आया जंतर मंतर पे। सिर्फ एक आए और वो केजरीवाल जी की पार्टी के हमारे जो पार्टी के जो है नेता संजय जी आए, और उन्होंने हमसे हमारा मन साझा किया, हमारा दुख समझा और आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टी कोई उठाए चाहे नहीं उठाए, केजरीवाल जी की पार्टी ने कहा है, आश्वासन दिया है कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जहां भी उनके मंत्री हैं, सहारे इंडिया के इन्वेस्टरों का हित में वो आवाज जरूर उठाएंगे। जी आप अगला सवाल कृपया पूछें। जी सर, प्रशासन तो आपके मोर्चे पर कानूनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आपका मोर्चा अपनी आवाज उठाने के लिए कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, जबकि इतने वकील आपके मोर्चे में शामिल हैं? जी कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी हैं, नाम मैं उनका नहीं बताऊंगा, ये भी लोग हैं, और कई वकील भी हैं जो फ्री फंड में बिल्कुल काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ऑल इंडिया जन आंदोलन की सदस्यता ली है, किसी ने नहीं भी ली है, लेकिन लोग लाइव में आते हैं और उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट में मदद करेंगे, फ्री में केस लड़ेंगे, और इसकी तैयारी हो रही है। नहीं सर, और हमने लोगों को कहा है कि आपके मोर्चे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई इल्जाम लगाए जा रहे हैं अन्य लोगों के द्वारा, अन्य मोर्चों में जो शामिल हैं लोग उनके द्वारा, कि आपके मोर्चे ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी, केवल और केवल आश्वासन के लिए राष्ट्रपति महोदय को पत्र दिया है, तो उससे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और ना ही बेचकों की आवाज सुनी जाएगी और ना ही आगे बढ़ेगी। जी वाजिब सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा है। मैं बताता हूँ, देखिए क्या है, भारत की जनता इस चीज को जान ले कि कोई भी आंदोलनकारी, वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, हमारा तो खैर गैर राजनीतिक संगठन है। जंतर मंतर की रैली के बाद क्या हो रहा है, भारत में कई स्टेट में प्रदर्शन चालू हो गए हैं। प्रदर्शन कहाँ कर रहे हैं, डीएम के कार्यालय को घेर रहे हैं, जो विधानसभा है वहां घेरने का कार्यक्रम चल रहा है, और सड़क पे आंदोलन करते हुए बीडीओ सीओ के कार्यालय से गुजरते हुए एसपी डीएम कार्यालय में जाकर के ज्ञापन दिया जा रहा है। तो ये काम सभी लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने कहा है तमाम लोगों को, और तैयारी हो रही है, इसका खुलासा मैं आपके चैनल पे कर दूं कि पहले तो हमारा एक केस जो बिहार में लगा था, अरेस्ट वारंट, ये कपिल सिब्बल और कुछ लोगों ने हमारी केस की कमजोरियों की टेक्निकल में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसके चलते इनको कुछ बेनिफिट मिल गया। अगले 1 महीना में हम पीआईएल और क्रिमिनल मिसलेनियस रिट बहुत अच्छे ढंग से हम तैयारी करके उसको फाइल करने जा रहे हैं। पहले से जो पीआईएल है, अभी वो एक ठंडे बस्ते में तो नहीं है, लेकिन उसकी डे बाय डे स्लो मोशन में सुनवाई हो रही है। हम चाह रहे हैं कि उस जो पहले से जो पीआईएल जो फाइल किया गया है, एक एक फाइल को खंगाला जाए, एक एक जो फाइल, मतलब जो एक आदमी जो पीआईएल करता है और उसमें क्या कमजोरियां हैं उनको हम दूर करेंगे, और उसके बाद में जो फ्रेश जो पीआईएल करेंगे उसके साथ हम स्पीडली ट्रायल का काम करेंगे। और सिर्फ पटना ही नहीं, हमने कहा हुआ है ऑल इंडिया जन आंदोलन के बैनर तले हम तैयारी कर रहे हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं और वहाँ जो हाई कोर्ट है वहाँ हम पीआईएल, क्रिमिनल मिसलेनियस रिट, जनहित याचिका, इसकी जोरदार तैयारी कर रहे हैं। और आगामी हम आपको बता रहे हैं कि इस मीडिया के माध्यम से कि आगामी आपको 15 दिन 1 महीना में ऐसा देखने सुनने को मिलेगा। जी सर, मेरा चर्चा की समाप्ति करते हुए एक आखिरी सवाल ये होने वाला है कि अभी तक आप लोगों ने अपने मोर्चे के द्वारा कितने निवेशकों का पैसा वापस दिलवा दिया है? वाजिब क्वेश्चन है। इस तरह के फोन हमको भी आ रहे हैं और बिल्कुल आते रहते हैं, और ये निवेशकों का और मीडिया का ये सवाल उठाना बहुत बढ़िया सवाल है। मैं इस सवाल के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। देखिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मुश्किल से, जिसको मैंने ज्वाइन किया है, एवरेज अभी 1 साल नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अब कहिए कैसे हो रहा है,
जी 100% किसी का पेमेंट नहीं हुआ है, ये मैं बोल देता हूँ। 100% किसका पेमेंट हो रहा है? वो चाहे जन आंदोलन से जुड़ा हो चाहे नहीं जुड़ा हो, किसका हो रहा है? एक आदमी का हो रहा है, जो सहारा इंडिया के जोनल सेक्टर जनरल मैनेजर का कोई रिश्तेदार है या नहीं, तो फिर उसको किसी मेडिकल मर्सी ग्राउंड पे पेमेंट मिल रहा है। उन्हीं 2 लोगों का हो रहा है। जी और फिर तीसरा किसका हो रहा है जो छोटा-छोटा पेमेंट में, जो किसी न किसी तरह जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर को कानूनी रूप से घेरने का प्रयास कर रहे हैं, या तो आंदोलन का एक स्वरूप लेकर के 100, 200, 1000 आदमी लेकर के घेर ले रहे हैं। तो जोनल मैनेजर या रीजनल मैनेजर या सेक्टर या फ्रेंचाइजी के जो मैनेजर हैं, जो भी सहारा के जो ब्रांच मैनेजर हैं, वो कह रहे हैं जब घिर गए आंदोलनकारियों से, तो वहां क्या होती है, थाने की पुलिस को या तो वो बुलाते हैं या तो हम बुलाते हैं, और पुलिस वालों को बुला करके और सहारा के जो मैनेजमेंट के जो उच्च अधिकारी हैं, इनके पास हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि इतना 1000 लोगों का डिमांड है, आप एक समझौता करिए। जोनल मैनेजर आप हैं, आप समझौता करिए हम लोगों के साथ में, और पुलिस अधिकारी के जो भी वहाँ जो थाने के जो आए हैं, वो उसमें गवाह बनेंगे। उसमें ये हम उनसे दस्तखत करवाते हैं कि विदिन 1 मंथ, विदिन 13 डेज और 14 डेज जो भी है, हम इसका पेमेंट कराएँगे। और उसके बाद क्या हो रहा है, उस तरह का जो एग्रीमेंट होता है, उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि कौन पर्सन सबसे ज़्यादा अर्जेंट नीड वाला है। जी अर्जेंट का नीड कोई भी हो सकता है, जो जो भूखा मर रहा है, जिसके घर परिवार अस्पताल में पैसे के कारण आर्थिक अभाव में दवाई का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पहले हम उनको दिलाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद जी फिर बाकी को बोलते हैं भैया अब इनका पैसा दे दो धीरे-धीरे, इस तरह जी से लोगों का पेमेंट स्टार्ट है। सर, आपके मोर्चे की आवाज जो है वो थोड़ी धीमी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कई लोगों की हमें जानकारी मिली है कि कई लोगों ने आपके मोर्चे से इस्तीफा दे दिया है अपने पदों से, तो कहीं ना कहीं वो आवाज जो है थोड़ी धीमी होती दिखाई दे रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा और बहुत एक्सक्लूसिव सवाल है। इस सवाल को सुन कर के हकीकत बताएँ, मुझे बहुत खुशी हुई, जी क्योंकि क्योंकि ये बहुत अच्छी सवाल है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, कोई भी संगठन बनता है, वो गैर राजनीतिक हो या राजनीतिक हो, तो बहुत से लोग उसमें अलग-अलग माइंडसेट के, अलग-अलग विचार व्यवहार के लोग आते हैं। जी हर आदमी अपने तरीके से एक अगर अगर वन मैन अगर अगर वन मैन हैंडलिंग होगा, तो वहाँ जी विवाद होगी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जी बशर्ते वन मैन किसी एक आदमी ने सपोज दैट कि कह दिया, अध्यक्ष ने कह दिया या राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कह दिया, और उसको पूरा संगठन मान ले। जी संगठन वो चाहे राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, और सभी लोग सहमत हो गए, तब तो कभी भी आवाज हो हल्ला बवाल अंदर नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि जब विभिन्न मत और विभिन्न मुद्दे जब एक साथ टकराते हैं और उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, तो कुछ लोग उससे नाराज हो जाते हैं। तो हमारे बीच के जो साथी थे ऑल इंडिया जन आंदोलन के, उसमें से कुछ लोग इसी तरह से मनमुटाव के कारण वो अलग हो गए, लेकिन वो अलग हो करके भी सहारा इंडिया के इन्वेस्टरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने उनके साथ 7 तारीख को जंतर मंतर पे राष्ट्रीय गान समाप्त होने के बाद उस मंच के पास और मंच के पीछे इस तरह की बगावत की बातें, शोर शराबा और डिस्कशन की बातें चालू हो गई, और 8 तारीख से व्हाट्सएप ग्रुपों में मतभेद चालू हो गया। जी और हम पिछले 21 तारीख को, 20 और 21 तारीख को इसी मंथ में मैडम, हमारे कुछ पटना के साथी थे, सहयोगी साथी, वो मीटिंग कर रहे थे, मैं भी इस मीटिंग में गया था। मैं लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो, मतभेद हो, मनभेद हो भैया, आपस में एक-दूसरे पे जितना गुस्सा करना है करा, संगठन को तोड़ करके संगठन की जो है ना साख पे बट्टा मत लगाओ। तो लोगों ने कहा संगठन की स साख पे, यानी कि संगठन की क्या साख होती है? उसका संगठन का एक इरादा होता है, एक मोटिवेशन होता है, एक जी स्लोगन होता है। तो हमारे संगठन और तमाम संगठन का एक ही मुद्दा है, जो सहारा के विपरीत जो बना है, उसका एक ही मुद्दा है, सहारा से पैसा लेना। तो लोगों ने कहा कि कुछ मतभेद हैं, हम एक बैनर के तले नहीं रह सकते हैं, बैनर तो हम अलग बनाएँगे। लेकिन कोई भी नया बैनर आया या पुराना बैनर आया, सभी लोग मिल करके, जैसे हम हाथ को जोड़ रहे हैं, देखिए इस हाथ में कई उँगलियाँ हैं, इस तरह से हम जोड़ें या इस तरह से जोड़ें? इस तरह से जोड़ें या इस तरह से? मतलब लोगों ने कहा कि हम जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे, और वर्तमान और भविष्य में एक संगठन दूसरे संगठन के हितों के लिए आपस में तालमेल बैठाएगा और मिल बाँट करके हम लोग सहारा की लड़ाई लड़ेंगे। जी तो हमने कहा ठीक है, अब आप एक बैनर से अलग हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका मतभेद अलग हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन का भेद नहीं हो। और सभी लोगों ने ध्वनि मत से कहा है कि बिल्कुल हम लड़ेंगे। लेकिन क्या है, फ़ोन आ रहे हैं, लोग कहते हैं, "अरे! क्या है यार, नेता बनने के चक्कर में, पावर पोस्ट और पैसा कमाने के चक्कर में आप लोग आंदोलन रोज़ कर रहे हो, रोज़ संगठन नया-नया बना रहे हो।
और जी कोई कहता है हमारा पुराना संगठन है, कोई कहता है नया संगठन है। तो जनता में थोड़ी सी गुस्सा है, अविश्वास है, क्रोध है, और बिल्कुल ये सारे सवाल हम लोगों के सर माथे बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि जो ताज होता है ना, ये ताज वो कांटों भरा होता है। बेशक उसके ऊपर एक फूल होता है, वो सोना चांदी या टीन किसी चीज का बना होता है। तो ताज पहनने वाले को इन चीजों का सामना करना चाहिए, और हम हंसते हुए सामना कर रहे हैं। मैं ऐसे तमाम इन्वेस्टरों को कहता हूं, आप डरे नहीं, झुके नहीं, किसी चीज से विचलित नहीं हो। आप इन्वेस्टर तमाम लोग किसी भी संगठन को आप पसंद करें नहीं करें, सहारा की लड़ाई जरूर लड़ें, सहारा से पैसे लेने के लिए लड़ें। लेकिन यदि जो इन्वेस्टर जो अकेले हैं, अगर वो किसी भी संगठन से जुड़ जाएंगे, तो क्या है, एक एक मिल के 11 होता है, और एक एक रुपया, एक एक पैसा मिल के 100 पैसा बनता है, तब 1 रुपया बनता है। मेरा कहने का मतलब है, हर आदमी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाए, जहां मतभेद हो, मनभेद हो, बिल्कुल आपस में एक दूसरे पे सवाल जवाब दागे, डिस्कस करें, लेकिन एकजुट होकर के सहारा से जरूर लड़ाई लड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर दानिश 15 के साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी होने के कारण आज हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मुलाकात करेंगे किसी और चर्चा के साथ। बने रहिएगा दानिश 15 के साथ। शुक्रिया। जी धन्यवाद, नमस्कार मैडम, बहुत बहुत आभार आपका।